हेलो एवरीवन, वंस अगेन दिस इज जज्बात रंजना बंसल। आज फ्राइडे है, शाम की 5 बजे है और हमेशा की तरह आज का दिन भी मेरे लिए स्पेशल है, लेकिन आज कुछ ज्यादा स्पेशल है बिकॉज जो मेरी गेस्ट है आज की, वो है मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड, मेरी स्कूल फ्रेंड। और हम बहुत बहुत लंबे समय के बाद इस टॉक शो के जरिए कुछ गहरे मुद्दों पे बात करने वाले हैं। दो वी आर इन टच सिंस लॉन्ग, बट वी हैव नेवर टॉक्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, द मैटर्स। जैसा कि इस टॉक शो का एक मोटिव मैंने बनाया हुआ है कि वी विल टॉक अबाउट समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प समवन। कोई भी ऐसी चीज पे बात की जाए जिससे किसी के लिए कोई समाधान या कोई सुझाव हो सके। इसी उसके साथ जब मैंने अपनी फ्रेंड, अपनी डियर फ्रेंड माला जैन, मिसेस माला जैन, जो आज हमारी गेस्ट हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, जब मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने खुद ही कहा कि मेरे से वो वाले क्वेश्चन पूछना तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों से रिलेटेड हो। बिकॉज ऐसा कई बार होता है कि हम थोड़े से पर्सनल होने की कोशिश करते हैं, या मैं कोशिश करती हूँ कि और भी बातें की जाएं, बट क्योंकि माला का सब्जेक्ट ही है तो वो चाहती थी कि उनसे इस बारे में ज्यादा बातचीत की जाए ताकि ये वाला टॉक शो और लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सके। मैं यहाँ पे एम्फसाइज करना चाहूंगी कि जो भी पेरेंट्स यहाँ पे देख रहे हो, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ये सेशन बच्चों से जुड़ा है तो उनके लिए यूजफुल नहीं होगा, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज डू वॉच इट, डू लिसन टू इट, बिकॉज आई हैव फ्रेम सम क्वेश्चंस। मैंने पहले से कुछ क्वेश्चन फ्रेम करके रखे हैं और मैं चाहूंगी कि उनके सारे जवाब मैं माला से लूं। हमारी जो गॉसिप होगी या और जो मुद्दे होंगे वो हम फोन पे बात कर लेंगे, लेकिन आज मैं पूरा यूटिलाइज करना चाहूंगी इस बात को कि कैसे मैं माला से ज्यादा इस बारे में बात कर चुकी हूँ। माला, मिसेस माला जैन, जो दिल्ली से हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, उसके अलावा उन्होंने एमएड भी किया हुआ है और साइकोलॉजी में उन्होंने एमए भी किया हुआ है। बहुत जगह काउंसलिंग कर चुकी हैं स्कूल्स में। उसके अलावा उन्होंने लेक्चर्स भी दिए हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर ही। और आज इन्हीं सब चीजों के बारे में हम उनसे और डिटेल में बात करेंगे। मैं इनवाइट कर रही हूँ और माला यहाँ पे है। हेलो माला। हेलो हेलो रंजना, हाय, हाउ आर यू? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मुझे क्लियर आवाज आ रही है आपकी। ओके, ठीक है। मैं लेट्स सी, अगर हमें जो ज्वाइन करेंगे वो बता देंगे कि वेदर वी आर ऑडिबल और नॉट। एनीवेज, हाँ जी। शो स्टार्ट हो चुका है माला। मुझे लगता है हमें बहुत फॉर्मेलिटी में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं तो माला ही बुलाने वाली हूँ, मेरे मुंह से और कुछ बिल्कुल निकलेगा बिल्कुल। नहीं। बिल्कुल। तो जैसा कि माला ने कहा और माला तुमने कहा था कि तुम्हारे बारे में कम बात करें, फिर भी हाँ जी। मन नहीं मानता। थोड़ा सा कुछ अपने बारे में खुद से बताओ। एज आपने ए ह्यूमन बीइंग, देखो, डिग्रीज के बारे में सब कोई बात कर सकते हैं जो हमारे पास होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, विच काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग वी आर, और हमारे पास ऐसा अलग क्या है जो हमसे अपरिचित है, वो हमें जाने। ऐसी कोई बात जो आप बताना चाहो। ऐसे में तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो मेरा ये सब्जेक्ट है चाइल्ड साइकोलॉजी, मैंने इसे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट देखा और ये हाँ, बहुत यूजफुल सब्जेक्ट है हमारी डेली लाइफ में। अ, ओके, और एक चीज मैंने और फील करी कि ये सब्जेक्ट एज ए चाइल्ड साइकोलॉजी तो इसकी फिर भी अवेयरनेस है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और बड़े लेवल पर देखें तो जी, इसके लिए आज भी लोगों के बीच में इतना वेलकम नहीं है। श्योर। अभी भी लोग इसमें जाते हुए अभी भी उनको थोड़ी हिचकिचाहट होती है कि हिचकिचाहट नहीं, होती हमें साइकियाट्रिक के पास नहीं जाना, हमें कोई है। प्रॉब्लम हाँ, नहीं है। हाँ, जबकि ये हाँ, सब चीजें मुझे लगता है कि बहुत बहुत जरूरी है। हमारी बिल्कुल, मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है। और बिल्कुल, ये एक नॉर्मल हमारा बिहेवियरल पैटर्न होता है, इसमें कोई शर्माने की या कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें एग्जैक्टली, डॉक्टर के साइकियाट्रिक के पास जाने में किसी भी तरह की कोई हिचक हो। लेकिन अभी हाँ। भी इस चीज, ये जो साइकोलॉजी का जो ये पहलू है, इसका इंडिया में अभी भी मुझे लगता है एक्सेप्टेंस कम है। लोग बहुत लोग, पता है मुझे हिचकिचाते क्या हैं लगता है जाने में। कि लोग ये, मतलब जहाँ ब्रेन की बात आती है, लोग उसको बॉडी पार्ट या कोई ऑर्गन मान के नहीं ट्रीट करते। उसको पता नहीं किस तरह से बिल्कुल। ट्रीट करते हैं। दे डू नॉट बिलीव कि अगर वो ब्रेन है तो उसमें भी कोई हाँ जी। एलिमेंट हो सकती है, उसमें भी कोई वीकनेस आ सकती है, उसको भी मदद की जरूरत हो सकती है। अगर बिल्कुल किसी बिल्कुल। को इस तरह की कोई जरूरत चाहिए तो समझ लीजिए उसको एक सिंपल वर्ड में डिक्लेयर कर देंगे, अरे कोई पागल थोड़ी है। एक कॉमन वर्ड कह यस। देते हैं, कोई पागल थोड़ी है। यस। ऐसा बोल नहीं देते हैं नहीं। लोग, हाँ, जबकि है ना? हाँ जी, जबकि हाँ, मेरी बोलो। नजर में अगर कोई इस तरफ
ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो मैं सोचती हूँ उसकी अप्रोच ज्यादा हेल्दी है, वो ज्यादा अवेयर है। एग्जैक्टली वो अपने एग्जैक्टली लिए भी और फैमिली के लिए भी प्लस सोसाइटी के लिए भी, वो अपने लिए सेल्फ अवेयरनेस उसमें बहुत है, क्योंकि ये एक हेल्थ है, इसमें बिल्कुल किसी तरह की कोई सिकनेस नहीं है बिल्कुल भी। सही बात, बिल्कुल सही बात है। तो माला, मैंने हम्म। क्वेश्चन पूछा था कि आप अपने बारे में बताओ। माला अपने बारे में नहीं बोलना चाहेंगी, मुझे पता है कि कई बार होता है ना कि लोग सोचते हैं कि हम अपने बारे में क्या बोलें, लेकिन मैं, जो लोग यहाँ जुड़े हैं, माला मेरे साथ यहाँ पे अनीता राज त्रिवेदी जी, यू कैन सी द नेम, यहाँ पे वो जुड़ी हुई ओके। हैं। नहीं, वेरी मुझे लर्निंग ऐसा नजर पर्सन। नहीं आ रहा। अच्छा, आपको कौन नहीं नजर जुड़ा आ रहा? है? मेरे को नहीं। यहाँ नजर आ रहा है। और अच्छा। अनीता को जहां तक मैंने अभी तक जाना है, बहुत ही मॉडेस्ट, बहुत ही लवेबल, बहुत प्यारी इंसान है। और उन्होंने मतलब ओके। बहुत बकअप करती है किसी को। शी इज ऑफ आर एज ओनली, हमारी ही एज की हैं, और स्कूल ओके। में इस समय वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे हैं। एंड अच्छा। थैंक्स टू बी ओके। हियर अनीता, वेलकम। तो मैं अनीता आपको भी बताना चाहूंगी, और जो लोग हमसे 6 लोग जुड़े हैं जो इसको देख रहे हैं प्रोग्राम को, मैं उनको ये बता दूं कि माला एक बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। और हाल फिलहाल में उन्होंने थैंक यू। अपने आप को स्पिरिचुअलिटी, प्लीज इसको रिलीजन से को लिंक मत करिएगा, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना शुरू किया है। और उसके लिए भी मैं एक सेशन जरूर करूंगी, और जरूर जानना चाहूंगी माला से कि कौन से तरीके होते हैं जो इंसान अंदर से सुंदर और अच्छा महसूस करता है। हम लोग चलेंगे डेफिनेटली। क्वेश्चंस राउंड की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल माला, बिल्कुल। आपने क्यों चुना चाइल्ड साइकोलॉजी? आपको क्यों लगा कि ये पढ़ना चाहिए? मेरी मैं आपको बहुत ऑनेस्ट आंसर देना चाहूंगी। हाँ एक्चुअली आजकल के टाइम की तरह जब हम लोग का सिलेक्शन टाइम था कि ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते थे, तब हमारे पास इतनी चॉइस और ऑप्शंस नहीं होते थे। लिमिटेड चॉइस होती थी स्कूल में, जो अवेलेबल होता था, तो उसमें हमारा अच्छा स्कूल था, तो इसीलिए हमें साइकोलॉजी ऑप्ट करने का मौका मिला। हाँ हाँ और हाँ, मैं बहुत बहुत खुश और बहुत सेटिस्फाई हूँ कि मुझे एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिला। तो वेरी गुड, मैंने ये वेरी बाय चॉइस नहीं सेलेक्ट किया था, ये ग्रेस बाई था, चांस, बाई बाय चांस सिलेक्ट चांस। हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बहुत अच्छा रहा डेस्टिनी में कि मुझे वो सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट मिला जिसमें मुझे अंदर से बहुत इंटरेस्ट आया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, तो ये बताओ, जैसे अपन बच्चों की बात कर रहे हैं, हम आज सिर्फ चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। कहाँ पे जरूरत पड़ने लगती है बच्चे की साइकोलॉजी को समझने की? यूजुअली हम बच्चों को ये मान लेते हैं कि जब एग्जाम की बात होती है, तो देखो, जब रिजल्ट्स आते हैं तो हम उनको अक्सर डांटते हैं, तुम्हारे नंबर क्यों कम आए, दूसरे के ज्यादा आए। लेकिन जब ये सोचना होता है कि बच्चा सुन रहा है, समझ रहा है, घर में के माहौल को देख के कुछ सीख रहा है, तो हम ये कह देते हैं अरे बच्चा, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। यानी दो बिल्कुल। तरह के हमारे परसेप्शंस रहते हैं बच्चों को लेकर। हम्म। आप हम्म। क्या सोचते हो कि कौन सी एज से हमें उसकी साइकोलॉजी पे काम करना शुरू करना चाहिए? बच्चे का एक्चुअली 5 इयर्स तक उनका जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो 5 इयर्स तक हो जाता है। ऐसे ओके, में जैसे ही मैं तो ये कहूंगी कि 1 साल तक बच्चे की बहुत टेंडर एज होती है, जबकि उसकी अंडरस्टैंडिंग केवल उसी के लेवल पर होती है। बिल्कुल, लेकिन 1 साल के बाद जो एक आप एक ट्रेनिंग की बात कर रही हैं, तो हाँ, हमें वो ट्रेनिंग उसकी 1 साल के बाद स्टार्ट हो जाती है कि हमें ओके, उसके साथ किस तरह से, हमें घर में कैसा हमें पैटर्न रखना है कि बच्चा क्योंकि हर चीज परसीव कर रहा होता है, हाँ, उसका हाँ। बहुत उसका बहुत ज्यादा उस पर इफेक्ट आता है मतलब कि इतनी छोटी एज से वो सीखना शुरू कर देता है, समझना बिल्कुल शुरू कर देता बिल्कुल है। वेरी गुड, बिल्कुल हर ओके, चीज वो बहुत, क्योंकि बच्चे की जो बच्चा परसीव करता है उसकी वो पावर बहुत स्ट्रांग होती है। तो इसीलिए अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चों के रिस्पॉन्सेज अलग अलग होते हैं, वो पीछे से हाँ, जो भी वो सीखते हैं वो वैसा ही परफॉर्म करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसका मतलब जब आप हम बच्चों को कहते हैं कि स्कूल की 2.5 साल की उम्र में उन बच्चों को स्कूल डालते हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स ये कह के कह देते हैं कि नहीं, अभी बहुत छोटा है, अभी स्कूल नहीं जाएगा। तो इसका नहीं मतलब नहीं। वो एज हाँ। छोटी नहीं है ना? नहीं नहीं, दैट इज द बिल्कुल राइट एज। नहीं है। हाँ, हाँ, यस, बिल्कुल नहीं है, बल्कि आजकल के बच्चे तो जनरेशन ओवर स्मार्ट है। 2.5 साल की एज उनके लिए बहुत डिले हो जाती है। हो उनकी जाती है। लर्निंग प्रोसेस तो 1 साल से स्टार्ट हो जाता है, हाँ, और हाँ, जैसा देखने में आता है 1 साल में ही बच्चे इतने इतने एक्टिव, उनकी जो मेंटेलिटी है वो इतनी मेच्योर होती है 1 साल से ही।
तो 2.5 साल की एज में जो हम कहते थे कि स्कूल में डालें, मुझे लगता है वो कॉन्सेप्ट भी अब थोड़ा पुराना हो गया है। अब हाँ आजकल के हाँ बच्चों के मोटर डेवलपमेंट, मोटर स्किल वो भी सब बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। तो 1.5 साल का बच्चे को हम आराम से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नर्सरी ओके स्कूल में, प्री नर्सरी में तो आराम से बच्चे को हम 1.5 साल के उसमें हम होम टीचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअली हाँ उन्हें हाँ, भेज तो नहीं जिसको सकते। प्ले स्कूल कहते हैं एक तरह से, बिल्कुल कि जब वो बिल्कुल बच्चों को बिल्कुल। दूसरे बच्चों के साथ एडजस्ट करना सीखे, अपने पेरेंट्स से हाँ दूर रहना सीखे। अच्छा, वाइस हाँ वर्सा, माला, मैं यहाँ पे बात करूंगी, थोड़ा सा मैं अपना एक क्वेश्चन बताऊंगी यहाँ पे, कि हाँ हाँ हमने कहा बताइए। कि 2.5 साल की उम्र में आप बोल रहे हो कि बच्चे की उम्र इतनी हो जाती है कि उसको स्कूल चले ही जाना चाहिए। पर अगर बिल्कुल। आज के समय में हम ये देखते हैं, ये भी कहते हैं कई बार, कि इतनी छोटी एज में बच्चों को स्कूल भेज देते हैं कि उससे वो ओवर बर्डन हो जाते हैं। ये दोनों हाँ चीजें कॉन्ट्राडिक्ट करती है। कोई कहता है कि नहीं, अभी उम्र ही नहीं हुई, कोई कहता है कि इतने ज्यादा बड़े हो गए कि अभी तक स्कूल ही नहीं गए। तो हाँ क्या क्या चीज है जो साइकोलॉजी के लिए मैटर करती है? क्या हमें पर्टिकुलर बच्चे को देखना चाहिए कि वो इस एज का हो गया, ये जाने लायक है, ये जाने लायक नहीं है, या सबको बराबर ट्रीट करना चाहिए? नहीं नहीं, बच्चे को आप ट्रेनिंग जितनी जल्दी से जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हैं उसकी, क्योंकि वो बहुत टेंडर एज होती है। जितनी टेंडर एज होती है बच्चे की, उतना ही उनकी परसेप्शन पावर, उतनी ही रिसीविंग पावर उतनी ही स्ट्रांग होती है। और ओके बच्चे क्योंकि बहुत आजकल स्मार्ट होने लगे, तो उनकी रिसीविंग पावर भी पहले के कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग हो गई है आज। ओके तो ओके 2.5 साल में हालांकि होता है कि 2.5 साल में वो फिजिकली स्ट्रांग हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, इसलिए हम उन्हें हाँ भेज सकते हैं। लेकिन हाँ अगर हम उनको 2 साल, अराउंड 2 इयर्स पे भी अगर हम उनको भेज सके, उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सके, प्ले हाँ स्कूल हाँ स्टार्ट कर सके, तो वो हाँ भी बच्चे के लिए हर एंगल से ठीक है, उसमें भी कोई गलत नहीं है। ओके। यानी कि जैसे आजकल जो स्कूल्स का कॉन्सेप्ट हो गया है कि आप पहले प्री नर्सरी भेजते हो, फिर नर्सरी, फिर एलकेजी, यूकेजी जिसको हम्म, कहा जाता है, अगर इन सब क्लासेस में भेजते हैं तो वो ठीक टाइम है, बच्चों को भेज देना हाँ चाहिए। हाँ बिल्कुल लेकिन बिल्कुल वहां पे बिल्कुल। बट उनको, वहां जाते ही उनको पेंसिल पकड़ के लिखना और पढ़ना और याद करना सिखाने लगते हैं। इज इट राइट? क्या ये नहीं नहीं, सही है? वो बिल्कुल गलत है, नहीं वो हाँ बिल्कुल गलत है। एक्चुअली जो हाँ लिखना पढ़ना है वो बच्चे के ब्रेन पे एक इनडायरेक्ट असर डालता है। ब्रेन हाँ उसका तब तक उतना डेवलप नहीं हुआ होता पेंसिल हाँ पकड़ने के लिए। उसकी ओके जो फिंगर फिंगर स्किल भी उसको इतना नहीं आया होता, फिंगर कमांड हाँ इतनी नहीं आई हुई होती कि वो पेंसिल पकड़ सके। तो ऐसे ओके में उसको हमें सिर्फ एक ये आदत डालनी होती है, एक डिसिप्लिन, कि वो जा रहा है, उसकी नाइस बॉडी साइकिल सेट हो रही है, वो सुबह हाँ उठ रहा है, उसको वहां पर जाना है, और एक प्लेस है जहां पर उसको जाना है, उसमें इस तरह का ओके। डिसिप्लिन आता है, लर्निंग एबिलिटीज उसमें डेवलप होती है। यानी लेकिन मीन पेंसिल हाँ सीखना। हाँ, यानी कि मीनवाइल हम उसमें जो कि कहा जाता है टेबल मैनर्स, शेयरिंग, है ना, यस यस। हाँ जी। वोकैबुलरी डेवलप करना, और एक टंग हाँ का जो है प्रोनाउंसिएशन डेवलप करना, शब्द सिखाना, ये ओरल कर सकते हैं, बट नॉट ये ऑल हाँ। दीज वर्किंग थिंग्स ना। यस 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 यस, ओके आपने ओके बिल्कुल सही ओके। कहा। हाँ, यहाँ पे हमारे साथ रचना भी जुड़ी है। रचना आपके मयूर विहार से हैं, दिल्ली से। और नीतू मेरे साथ यहाँ पे जुड़ी हुई है। नीतू एसएसटी की टीचर है। ओके। थैंक यू एंड वेलकम टू यू ऑल, जो लोग भी यहाँ पे जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो माला, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं पूछूंगी, क्या चीज है जब हम बच्चों को देखते हैं स्कूल में, अगर मैं, चूंकि मैं स्कूल से जुड़ी हूँ तो मेरा ज्यादा फोकस स्कूल पे रहता है, बिल्कुल। किस हाँ चीज जी। से हम ये माने कि इस बच्चे को थोड़ी सी काउंसलिंग की जरूरत है, मीन्स स्टार्टिंग एज में, प्राइमरी क्लासेस में भी? क्या आपको लगता है कि बच्चों को काउंसलिंग की और उनसे बातचीत करने की और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है? बिल्कुल, बच्चों को बहुत ज़रूरत होती है। बच्चे भी ह्यूमन बीइंग हैं, और साइकोलॉजी तो एक ऐसा विषय है कि हर ह्यूमन बीइंग को हमेशा इसकी ज़रूरत रहती है। बच्चे को जी तो स्पेशली ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी उस मोल्डिंग एज होती है। उस टाइम हम ओके उनको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। 5 साल हाँ के बच्चे का, जैसे आप प्राइमरी स्कूल की आप बात कर रही हैं, उस टाइम बच्चे में हर तरह के कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे होते हैं, तो उनको एक राइट डायरेक्शन में शेपिंग देनी बहुत जरूरी होती है। कई बार ओके घर में उनको नहीं इतना गाइडेंस मिल पाती, या कई बार स्कूल्स में भी टीचर के पास बहुत बच्चे होते हैं, तो उनको अगर ठीक से गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे हाँ में साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट अगर हम उन्हें देते हैं, एक एक राइट डायरेक्शन उन्हें देते हैं कि कैसा बिहेवियर करना चाहिए,
बहुत सी बातें होती हैं, जैसे बच्चे में बच्चे अपना इमोशंस, अपना एंगर और हाँ, बहुत बेसिकली अपना इमोशंस उनको नहीं पता चलते कि उनको एक्सप्रेस कैसे नहीं कर एक्सप्रेस पाते। करना है। हाँ, 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 तो अब उनको ज्यादा बताना नहीं आ रहा है, उनका जो व्यवहार होता है, जो उनके रिस्पॉन्सेज होते हैं, उन्हीं रिस्पॉन्सेज को देखकर हमें उनको फिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देना होता है कि हम ओके, इनको कैसे, इनको हम शेप दें, क्योंकि वो ओके, उनको कुछ भी सही या गलत उनको कुछ नहीं पता है एक्चुअली। हाँ, हाँ, हमें ही हाँ, उनके बिहेवियर को शेप देनी होती है। तो ओके, बहुत शुरू से, बहुत स्टार्टिंग से हम उनको हाँ, गाइड कर सकते हैं। ओके। माला, यहाँ पे हमारे साथ मिस्टर जैदी जुड़े हैं जो मुंबई से हैं, मिस्टर सफदर जैदी, और मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छे राइटर हैं। मैं उनको एक टॉक शो में बुला भी चुकी हूँ। सर की लेटेस्ट बुक जो है, सक्सेस फेलियर इज द नॉक एट द डोर ऑफ सक्सेस, बहुत अच्छा कर रही है, अमेजोन पे अवेलेबल भी है। और इतने ओके। कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उन्होंने भी लिखा है, चाइल्ड शुड बी अलाउड टू ग्रो एंड लर्न फ्रीली, बट ऑब्वियस है कि बच्चे को स्वतंत्र छोड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत आप ये बहुत बताओ, जरूरी है। आप माला क्या कहोगे, जैसे क्लास में बच्चे बैठे हैं, टीचर पढ़ा रही है, एक बच्चा है जो कॉपी में पेंसिल से, जिसको कहते हैं एग्जैक्टली ऐसे काला करे जा रहा है, गंदा करे जा रहा है, क्या ये साइकोलॉजिकल है या वो बच्चा बिगड़ैल है, जिसको हम कह देते हैं बल्कि बिल्कुल बिगड़ा हाँ हुआ, हाँ। सुनता ही नहीं, नहीं लाड़ला बहुत नहीं है नहीं। मम्मी का, इसलिए हाँ, नहीं, ऐसा। बिगड़ैल तो वो बिल्कुल नहीं है। आप हाँ हमें जी। यहीं पर उसके बिहेवियर को समझने की जरूरत है। एक्चुअली ओके। जो वो अपनी कॉपी में कर रहा है, इसका मतलब है कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, उसका हाँ, कंसंट्रेशन लेवल पुअर है, या फिर उसको माइंड में कोई बात कंटिन्यूअसली पिंच कर रही है, कुछ ट्रिगर हो रहा है उसको हॉन्ट माइंड में हॉन्ट कर रहा है कंटिन्यूअस। उसको ऐसे। हाँ, हाँ हाँ, जी, हाँ, हाँ जी। हाँ कंटिन्यूअस जी, उसको कुछ ट्रिगर हो रहा है, जिस वजह से वो फोकस नहीं कर पा रहा है। और हाँ, अगर आप उसको डायरेक्ट आप उसको कुछ बोलेंगी, तो उसके रिस्पॉन्सेज भी तब कोई इतने बहुत अ, बहुत ज्यादा इफेक्ट। अवेयरनेस का, हाँ बहुत, ओके, क्योंकि वो बच्चा लॉस्ट है कहीं ना कहीं। तो ऐसे ओके, में इसी तरह के बच्चों को ही हमें उनकी प्रॉब्लम्स को समझना पड़ता है कि बच्चा कहाँ पर क्या चीज लूज कर रहा है, जो वो हाँ, हाँ, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। ओके। जैसे लेकिन मैंने इसमें देखा गलत कुछ, कुछ नहीं है। जैसे पता है मेरे साथ हुआ, मेरे दो टीचर्स का आके कहना बार बार कि मैम देखिए, आप फिर आप बोलते हैं कि बार बार जाने मत दीजिए, बट दो बच्चे हैं जो थोड़ी हर 15 मिनट में आके, वो बच्चे ये कहते रहते हैं कि हमें वॉशरूम जाना है। यूजुअली आस्क फॉर गोइंग टू वॉशरूम। कोई है जो आपको तंग कर रहा है, कोई बच्चा आपको तंग कर रहा है माला? तो जो बच्चे बार बार यूरिनल के लिए जाना चाहते हैं, या जो बच्चे बार बार क्लास से बाहर भागते हैं, जिसको हम हाइपर एक्टिव कहते हैं, तो क्या हाइपर एक्टिव बच्चे भी साइकोलॉजी के ट्रीटमेंट के लिए, मतलब एक वो हो सकते हैं, एक क्या, मैं पेशेंट तो बिल्कुल नहीं कहूंगी, बिल्कुल। दैट इज नॉट अ राइट नहीं वर्ड नहीं, एक्चुअली। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ हाँ जी। हाइपर, आजकल ये हाइपर एक्टिव बच्चे बहुत ज्यादा होने लगे हैं। हर जी, हर बच्चा ही आजकल के टाइम में हाइपर एक्टिव हाइपर है। एक्टिव है। हाँ हाँ जी। हाइपर एक्टिव मैं बोलूंगी कि ये दो तरह से हाइपर एक्टिविटी होती है। जी, जी, एक होती है हाइपर एक्टिविटी, फिजिकल हाइपर एक्टिविटी, और एक ओके, होती है मेंटल हाइपर एक्टिविटी। ओके, फिजिकल, आपने फिजिकल हाइपर एक्टिव बच्चे जितने भी होते हैं, तो उनके लिए बहुत कॉमन टर्म होता है कि उनकी एनर्जी चैनलाइज कर दीजिए, कहीं भी किसी भी स्पोर्ट्स में कर इंगेज दीजिए। कर दीजिए इनको, कहीं भी इंगेज कर दो। हाँ हाँ, हाँ, जिसमें कि उनके फिजिकल मूवमेंट्स हो ज्यादा से ज्यादा, तो हाँ, उनकी हाँ, एक्टिविटी चैनलाइज हो जाती है। जी, और जो हाइपर एक्टिविटी उनकी, जो उनकी एनर्जी है वो उनकी वहां पर निकल जाती है, तो वो ज्यादा फोकस हो जाते हैं, उन कॉन्सेंट्रेट हाँ, अच्छे से कर पाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कि मेंटली हाइपर एक्टिव होते हैं। ओके, मेंटली हाइपर एक्टिव बच्चे जो होते हैं, वो मोस्टली उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, और वो बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं। लेकिन मेंटली हाइपर एक्टिव बच्चे फिजिकल एक्टिविटी से पीछे हटते हैं। पीछे, फिजिकल अच्छा, एक्टिविटी में उन्हें उन्हें कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं इंटरेस्ट नहीं होता आता। कभी। हाँ, हाँ, कभी कभी वो ऐसा लिथार्जिक भी शो होता है कि पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा बहुत लिथार्जिक है, पढ़ाई में बहुत हाँ, अच्छा है, लेकिन हाँ, वैसे वो किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से हटता है। तो जो बच्चे मेंटली हाइपर एक्टिव होते हैं, उनके लिए हम बहुत सारे, हमारे पास पजल्स होती हैं, आप उनको बुक्स पढ़वाइए, ई बुक्स पढ़वाइए। बेसिकली वही कि उनकी एनर्जी हमें
उसी वे में चैनलाइज करनी है। जो फिजिकल हाइपर एक्टिव है उनका फिजिकल वे में, और जो मेंटल हाइपर एक्टिव है उनका बुक्स में। तो क्या और ऐसा नहीं है कि सपोज कोई बच्चा मेंटल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व है ना, और वो फिजिकल नहीं कर रहा, जबकि हम ये मानते हैं कि जितना फिजिकली स्ट्रांग होता है उतना ही, कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। तो क्या हम उसको छोड़ दें कि तुम बैठ जाओ, अच्छा तुम अपना क्रॉसवर्ड सॉल्व करते रहो, तुम अपना क्यूब सॉल्व करते रहो और ये करते रहो, तो उसकी फिजिक पे भी तो असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? बिल्कुल आप है ठीक ना? कह रही हैं, क्योंकि हाँ, हाँ चाइल्डहुड में तो, बचपन में तो वैसे ही फिजिकली हमें फिट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत हाँ होती है, और बच्चों को शौक भी होता है। तो हाँ। एक जो ये हाइपर एक्टिवनेस की बात हो रही है, मैं जी जी। उसके लिए आपको आपको कह रही हूँ कि जो मेंटली हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो फिजिकल एक्टिविटी वो में वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते। ओके। फिजिकल एक्टिव होते हैं वो, लेकिन बट वो कंपैरेटिवली वो इंक्लाइंड रहेगा, कम होते हैं। उन चीजों की तरफ जो ब्रेन से रिलेटेड होगी, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। हाँ। ओके ओके। माला, ये जैसे अभी आपने कहा, एक सेंटेंस यूज किया, आपने कहा कि छोटी एज में बच्चों को मतलब मेंटल एक्सरसाइज की ज्यादा जरूरत होती है। अभी रिसेंटली मैंने, थोड़ा सा आगे जा रही हूँ, अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा कि जो जिस एज में हम मेच्योर होने लगते हैं या एक तरह से प्रौढ़ावस्था में आने लगते हैं, हम लोगों के लिए एडोलेसेंट। भी, एडोलसेंस से भी आगे चले जाइए, आप मिडिल एज की तरफ जाइए, प्लस 40s में चले जाइए, तो इट इज गुड सॉल्व क्रॉसवर्ड पजल्स, टू डू सम ब्रेन एक्सरसाइज, टू कीप अवर ब्रेन एक्टिव। क्योंकि एक समय के बाद हम ये मानते हैं हम तो बड़े हो गए, अरे हो गया, अब क्या करना। लेकिन ये जो याददाश्त हमारी गुम होने लगती है, या आजकल अल्जाइमर जो हो रहा है, बीमारी हो रही है, उसके लिए भी कहा जाता है कि लोग एक सेट लाइफ पैटर्न को अडॉप्ट कर लेते हैं, उसी पे हाँ, चलते रहते हैं, तो क्या होता है कि वेरिएशंस नहीं आते हैं, और इसी के चलते आगे चल के आपका मेमोरी जो होती है वो थोड़ा सा इफेक्टेड हो जाती है उससे। क्या ये बहुत सही है? बहुत सही कह, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हमें हाँ। अपने ब्रेन को हम जितना से ज्यादा एक्टिव रख सके, एक्चुअली ओके जितना ओके। हमारा, वॉल्यूम कम हो गया? जस्ट अ मिनट, हाँ अभी ठीक हाँ हो गया। हाँ, हाँ जी। हमारा हमारा ब्रेन जितना ज्यादा एक्टिव होगा, उतना ही वो हमारी फिजिकल एक्टिविटी को भी, दोनों चीजें ये हमारे एक्चुअली इंटरडिपेंडेंट है। हमारा अगर हम फिजिकली हम एक्टिव होंगे तो हमारा ब्रेन भी एक्टिव होगा। ऐसे ही ओके। अगर हम ब्रेन को एक्टिव रखते हैं तो हमारी बॉडी भी डेफिनेटली एक्टिव रहेगी। तो सर्टेनली। पजल्स और क्रॉसवर्ड्स जितना आपने बोला, हमें अब बहुत से पेशेंट्स होते हैं ऐसे कि बेड रिडन हो गए, वो कहते हैं अब हम क्या करेंगे, अब की क्या तो करें? हमें प्रॉब्लम्स हैं। हाँ लेकिन हाँ। मैं उनको भी यही कहना चाहूंगी कि आप बेड रिडन है लेकिन आपका ब्रेन ठीक चल रहा है। आप अपने बिल्कुल। अगर ब्रेन को एक्टिव रखेंगे तो बॉडी भी आपको जरूर उसके साथ में ठीक रिस्पॉन्ड होएगी, करेगी। बहुत जल्दी बिल्कुल, रिकवर होएगी। सही बात है, बिल्कुल। बिल्कुल। माला, यहाँ पे हमारे साथ मीनू भी जुड़ी है, मीनू वाधवा, शी इज अवर ओके। स्कूलमेट। मीनू, वेलकम टू यू। एज वेल एज अंकित पटेल यहाँ जुड़े हैं। अंकित ने लिखा है हम लोगों के लिए कमेंट कि आई वुड लाइक टू इनवाइट यू एज मेंटर्स। वो हम लोगों को एज अ मेंटर्स इनवाइट करना है। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड, एज वेल एज फ्रॉम माला आल्सो। अंकित, बहुत यस अच्छा लगा यस। ये पढ़ के। और माला, एक वर्ड है जिसको हम, नेगेटिव नेगेटिव ही है वैसे तो वो वर्ड, लेकिन चाइल्ड अब्यूज, है ना, इस पे प्रकाश डालिए। जैसा क्वेश्चन पेपर में लिख के आता है, जैसे प्रकाश डालिए, अब आप प्रकाश डाल दीजिए। ताकि यहाँ पे छोटा सा मैं इंस्टेंस बताना चाहूंगी। एक इंसिडेंट हुआ था मेरे स्कूल में। अ गर्ल वाज सो वेरी ब्राइट, क्लास फोर्थ के एंड तक, मिड ऑफ द क्लास फोर्थ, शी वाज सो ब्राइट। मतलब वो, मैं उसको अचानक कोई भी छोटा सा एक स्पीच लिख के कहती थी कि बेटा तुमको मॉर्निंग असेंबली में बोलना है, तो उसको लगता था प्रिंसिपल मैम ने कहा है स्पीच बोलना। एंड शी वाज द ओनली गर्ल हु वाज पार्टिसिपेटिंग इन एनी ऑफ द एक्टिविटीज विच आई एम आस्किंग टू। और अचानक पता है क्या हुआ, फोर्थ के फाइनल एग्जाम आते आते वो थोड़ी डल पड़ने लगी। फिर मुझे लगा फाइनल एग्जाम का प्रेशर होगा। घर से क्या था कि फादर, मतलब मदर उतनी लिटरेट नहीं थी उसकी। तो फिफ्थ, जब वो छुट्टियों के बाद क्लास 5 में आई, वो बच्ची पता है इतनी चुप रहने लगी, रिस्पॉन्ड भी कम करती थी, और उसको ही पता था कि मैं सामने पढ़ूंगी तो मैम कहीं मुझे कोई एक्टिविटी, वो छुपने लगी मुझसे। मैंने जब उसके ओके। पेरेंट्स को एक पेरेंट मीटिंग में बस इतना कहा कि मैम प्लीज ये देखिए बच्ची कहीं किन्हीं गलत हाथों में तो नहीं है,
कोई गलत दोस्ती तो नहीं हो गई है, कहीं कुछ ऐसा इसके साथ तो नहीं हो रहा कि बच्ची डरी सहमी रहती है। तो यू वोंट बिलीव कि पेरेंट्स एग्रेसिव हो गए। आप किस तरह की बात कर रही हैं और ये नॉनसेंस क्वेश्चंस कर रही हैं और क्या हो गया है, वो तो बड़ी क्लास में आ गई तो अब नहीं करेगी ये सब। हमने कहा इतनी बड़ी क्लास में नहीं आई है और जितना ये पॉलिश हो चुकी है उसके हिसाब से इसको कम प्रैक्टिस में ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे सकती है, इसको मत हटाइए माइक के पास से। लेकिन पता है वो बच्ची खुद ही डर रही थी। तो क्या ये चाइल्ड अब्यूज का कारण हो सकता है या एक लक्षण हो सकता है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा रंजना। चाइल्ड अब्यूज हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस आ रही है, इसके लिए काफी अवेयरनेस आ रही है। स्कूल्स में भी आजकल काफी वर्कशॉप्स कंडक्ट करी जा रही हैं। एक आपने भी काफी इससे रिलेटेड एक इसमें आपने ही अपने शो में गुड टच एंड बैड टच को लेकर भी आपने काफी अच्छी काउंसलिंग की थी और सभी स्कूल्स में ये बताया जा रहा है। तो लेकिन मैं इससे आगे की बात करूंगी क्योंकि गुड टच बैड टच तो है, अवेयरनेस बच्चों में आ गई है, पेरेंट्स में भी आ गई है। अभी आपने जैसे एग्जाम्पल दिया, सपोज कोई चाइल्ड अब्यूज हो जाता है, अब पेरेंट्स को कैसे पता चले? पेरेंट्स सिम्टम्स देख रहे हैं कि बच्चे का पढ़ाई से इंटरेस्ट लूज हो गया है, बहुत रिजर्व हो गया है, बहुत गुमसुम रहने लगा है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या गया है। अब हमें मन में एक ये डर आता है कि कहीं ये अब्यूज तो नहीं हुआ है, तो हम कैसे पता करें उसे? हमने उसको गुड टच बैड टच सब बता रखा है। अभी ऐसे में हमें हमें सिम्टम उसका हम सिम्टम देख रहे हैं, तो मन में जब हमें शक आता है, सिर्फ हमें कंफर्म करना है कि ऐसा है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि बच्चे से आप जितना हो सकता है टॉक टॉक टॉक, फर्स्ट इसका पॉइंट है। बातें करिए उससे, खूब खूब उससे बातें करनी है। लेकिन हो सकता है बच्चा कोई इंटरेस्ट शो ना करे, क्योंकि बच्चा आप एक तरह से कह सकते हैं कि वो डिप्रेशन मोड में भी गया हुआ होता है। एक डिप्रेशन ही होगा वो, शायद डरा सहमा होता है क्योंकि सामने वाले ने उसे डराया होगा, किसी को बताना मत, ये भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, हाँ। ऐसे में जो एक मदर होती है, वो उस बच्चे का ये चीज कहलवा सकती है, क्योंकि बच्चा एक्सप्रेस भी नहीं कर रहा है, बच्चा डरा हुआ है कि मुझे नहीं कहना है बिल्कुल भी। मदर नॉर्मली सब मदर्स अपने बच्चे को हक करती हैं, खूब अच्छे से उनको सर पर हाथ भी फेरती हैं, फिजिकली बच्चों के साथ सब मदर्स इन्वॉल्व होती हैं। चाहे बेटा हो या बेटी हो, मदर्स को ये प्रिविलेज होती है, मैंने देखा। सही बात ना? तो ऐसे में एक मदर को अगर ये फील हो रहा है, उसके मन में कहीं ये डर आ रहा है कि बच्चा हमारा कहीं ये इस मोड में तो नहीं है बच्चा, कि उसके साथ कोई छोटा मोटा ही अब्यूज तो नहीं हो गया। तो मदर अगर बच्चे के साथ उसी तरह से इन्वॉल्व हुए, उसको फिजिकली वो टच करे, उसका कंधे पर, उसके बालों पर, उसकी कमर पर, जो जैसे कि नॉर्मली मदर्स करती हैं, या गाल पर या कहीं पर भी, कहीं पर भी, है ना? तो अगर बच्चा फिजिकली अब्यूज्ड है, उसको मदर का ये हक पसंद नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा सिम्टम है कि हाँ जी, क्योंकि जो मदर का भी एक तरह से कॉपीराइट होता है, बच्चों का भी कॉपीराइट होता है ये आपस में इस तरह के इन्वॉल्वमेंट का। लेकिन अगर बच्चा अब्यूज्ड है, तो वो मदर को वो बिल्कुल भी उसको मदर का ये टच वो पसंद नहीं करेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक बार मदर को अगर ये फील हो जाता है कि ये क्यों अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, हमारा तो ये रेगुलर होता था, हम इसको ऐसे मैं इसको हमेशा से मैंने अफेक्शन शो करा है इसको, तो आज इसको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? देन मदर उसको धीमे धीमे बात कर करके उसको समझ सकती है कि बेटे क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसे कर रहे हो। उसको स्लोली वो उसको जैसे कहते हैं ना कुरेदना, तो वो उसको उसकी बात तो निकलवा से बातों में उससे निकलवा लेना कि क्या है कैसा। या फिर मेरे ख्याल से इतना कॉन्फिडेंस दिलाना उसको कि उसको ये लगे कि मैं मम्मा को बता सकता हूँ, ये बता सकता हूँ। अच्छा, सेकंड पॉइंट, अगर आपको पता चल गया है कि हमारे बच्चे के साथ ऐसी कोई बात हुई है, तो आप बच्चे पे पूरा कॉन्फिडेंस रखिए, पूरा कॉन्फिडेंस कि बेटा हमें तुम्हारे ऊपर कोई डाउट नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी तरह का। लेकिन
उस इशू को आप बच्चे के सामने फिर कभी भी डिस्कस नहीं करना है। हाँ, हाँ, एविडेंस कलेक्ट करने हैं हमें कि क्यों हुआ, किसने करा बच्चे के साथ, एविडेंस कलेक्ट हो, हाँ, लेकिन बच्चे के सामने ऐसा हमें कभी भी कुछ भी दोबारा डिस्कस नहीं करना है। तो ओके, मुझे ओके। लगता है कि अगर चाइल्ड अब्यूज के लिए हम गुड टच एंड बैड टच के अलावा इन सब बातों का भी ध्यान रखें तो अपने बच्चों को हाँ। हम काफी सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन माला, मैं आपको बताऊं, एक बहुत रिनाउंड स्पीकर हैं, मैं यहाँ नाम कोट नहीं करूंगी क्योंकि कुछ चीजें हम्म कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं, बहुत उनके हम्म फॉलोवर्स भी हैं। और उनकी एक मैंने उनका एक टॉक शो में सुन रही थी, तब उन्होंने ये कहा कि हमने समाज की का जो रूप है वो हमने हम्म बिगाड़ दिया है, क्योंकि हम्म आजकल पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे के दोस्त हो गए हैं, और ये हाँ दोस्ताना संबंधों ने क्या किया है कि हाँ चीजों को स्पॉइल कर दिया। अब बच्चों के पास पेरेंट्स ही नहीं बचे जो कि एक जोड़ी होते थे, अब यहाँ पे हाँ सिर्फ दोस्त ही दोस्त बचे हैं जिनको वो किसी भी तरह से हल्के में ले लेते हैं। तो हाँ इसका मतलब तो ये हुआ कि आप जो कह रहे हो कि बच्चे से बात करने के लिए कहीं ना कहीं हमें फ्रेंडली होना पड़ेगा, हमें उसको ये यकीन हाँ दिलाना पड़ेगा कि हम पेरेंट्स हम्म से ज्यादा भी कुछ हैं। तो ये कहाँ हम्म तक सही है कि हम अगर उनसे फ्रेंडली हैं, तो क्या ये गलत है साइकोलॉजी के हिसाब से? फ्रेंडली होने का मतलब लिमिट्स क्रॉस करना नहीं है, बट टू मेक देम यस रियलाइज कि मेरे पेरेंट्स आर देयर। हाँ ये बिल्कुल मेरा आप, हाँ आपने ठीक कहा रंजना कि किसी भी रिलेशन में, कोई भी रिलेशन हो, देखिए सब रिलेशंस की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। बिल्कुल, बच्चों के बिल्कुल। साथ बच्चों के साथ हम ये कहते हैं कि हम फ्रेंडली बिहेव करें, इसमें एक हाँ, आप एक चीज मिस कर जाते हैं। हम बच्चों को अपना फ्रेंड मान रहे हैं, ठीक है, हाँ, लेकिन ये हाँ। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि बच्चे वो भी हमें हमें अपना फ्रेंड माने फ्रेंड ना। माने। हाँ, हम हाँ, उनसे हम उनसे सारी बातें कर लेते हैं, हाँ, लेकिन हाँ। बच्चे हमें केवल उतनी ही बातें बताते हैं जितनी कि वो जरूरी समझते हैं, तो वो हमें अपना फ्रेंड नहीं मानते। तो ऐसे में बिल्कुल सही। हमें भी उनसे ना उतनी ही बातें करनी चाहिए जितनी कि हमारे और बच्चे के इंटरेस्ट में हो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। ना। हाँ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ये बहुत सही बात कहा। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन अब मैं ढूंढ के निकालना चाहूंगी, है ना? माना ये जो आजकल जो शोज होते हैं, टीवी शोज जो हम देखते हैं, सिंगिंग के, डांसिंग के, बहुत सारे शोज होते हैं, तो इनको लेकर इनकी टीआरपी भी होती है, बच्चे आते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, सिलेक्शंस होते हैं, एलिमिनेशंस होते हैं। क्या इनका भी साइकोलॉजी पे असर होता है या नहीं होता? क्योंकि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें ये हाँ कहा था कि वो वाला रिजेक्शन झेलना कि बेटा आप आउट हो गए, ये एक बच्चे हम्म को बहुत साइकोलॉजिकली डिप्रेस करता है और उसका लॉन्ग लास्टिंग असर होता है। क्या हाँ ये सही? ओके। हाँ मैं जब भी ये प्रोग्राम्स देखती हूँ हाँ, तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इतने टैलेंटेड, उनको देखकर यही लगता है कि ये कैसे कि कैसे एलिमिनेट करना। होंगे, या जजेस के हाँ, लिए कितना डिफिकल्ट है कि किसको एलिमिनेट करे वो। सही बात है। अभी अभी आपने जो कहा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, और मैं यही कहूंगी रंजना कि छोटे बच्चे बहुत बहुत डेलिकेट होते हैं, और प्लस अगर जो बच्चे टैलेंटेड हैं और वो अब टीवी शो जैसे लेवल पर जब वो पहुंचे हैं, तो उनको हाँ, बहुत बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत सपोर्ट, और उनका मेंटल लेवल बहुत हाई हुआ होगा तब वो वहां तक उस लेवल आए पर होंगे। पहुंचे हैं। वहां सही पर बात। जाकर जब उन्हें एलिमिनेशन का प्रोसेस, जब वो सब फील करते हैं, तो उस हाँ, टाइम वो उतने मैच्योर नहीं होते। नहीं हो। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा उनका आपने। उनका मेंटल लेवल उतना मैच्योर नहीं होता कि वो उस एलिमिनेशन को वो झेल सके। तो बिल्कुल। उन्हें लगता है कि मेरे मम्मी पापा, मेरी फैमिली सब मुझे कहते हैं कि हम, मैं इतना अच्छा डांसर हूँ या मैं इतना अच्छा हाँ, सिंगर हूँ, हाँ, और यहाँ पर मैं कैसे रिजेक्ट हो सकता हूँ। तो ये चीज का जो बैलेंस है वो नहीं मेंटेन कर करना एक पाते वो, छोटे ब्रेन के लिए बहुत मुश्किल है, सही छोटे बात। ब्रेन के लिए, क्योंकि हाँ, वो हाँ। अभी उतने परिपक्व, उतने मैच्योर नहीं, नहीं होते, उन्होंने नहीं। अभी ज्यादा लाइफ एक नहीं देखी होती, इनोसेंस लाइफ होता है उनके एक्सपीरियंस अंदर। नहीं होता। हाँ, हाँ। हाँ यस, बहुत इनोसेंट होते हैं वो। तो मुझे तो यही लगता है कि इतने इनोसेंट माइंड को हमें इतनी मैच्योर स्टेज पे नहीं भेजना चाहिए। नहीं भेजना चाहिए, सही बात है, हाँ, बिल्कुल सही कह उनका, रहे हो आप। उनकी जो प्रतिभा है, जो उनका हाँ, टैलेंट है, वो अपने आप निकल के आएगा, आप बड़े होने दीजिए उन्हें,
आप तब नहीं, उनको या फिर प्लेटफॉर्म नहीं, दीजिए। यहाँ पे मैं ये कहूंगी माला कि अगर आपको लगता भी है कि उसको स्टेज पे परफॉर्म करना चाहिए, तो वो ऐसे स्टेज पे जाए जहां पे कंपटीशन ना हो। यस, उसने हाँ, परफॉर्मेंस दिया और वो वहां से हाँ, चला आया, उसके लिए तालियां बिल्कुल, बजी, लोगों ने उसको अप्रिशिएट हाँ, कर दिया, उसका किसी से हुँ, कोई कंपैरिजन ना हो। यस, यूजुअली यस, यहीं पे एक सेकंड क्वेश्चन जो रिलेट करती हूँ, यूजुअली पेरेंट्स भी करते हैं घर पे, है ना, उसको देखो, इसको देखो, टीचर्स भी क्लास में कह देती हैं, हाँ, एक हुँ, जनरल फिनोमेना है, निकल जाता हाँ, है मुंह से। मैं हाँ, तो अभी भी हाँ, मेरा बेटा कह देता है कि जैसे ही मैं फोन करके कहूंगी पता है, तो कहेगा नहीं मम्मा नहीं पता है, और आप बताना भी मत, वो तो आगे की बात ही नहीं कहने देता। तो बोला कोई ना कोई ऐसी न्यूज सुना रही होगी कि आपको लग रहा होगा कि इसको बताऊं तो ये थोड़ा चमक जाए। हमने कहा नहीं ऐसा नहीं है, अब मैं जान गई हूँ कि एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट एंड यूनिक। तो क्या बिल्कुल, ये ट्रू। कंपैरिजन भी कहीं ना कहीं दिक्कतें क्रिएट करते हैं, जो अब बच्चे झुंझलाते कंपैरिज़न हैं और वो करते हैं? कंपैरिजन देखिए ये कभी-कभी बहुत अफर्मेटिव इफेक्ट भी डालता है बच्चों की जी। पर्सनैलिटी पर और हाँ। बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो कि नहीं हाँ। हमें और ज़्यादा अपने को प्रूव करना है, हमें और ज़्यादा अच्छे से हमें आगे बढ़ना है। और हाँ। कभी-कभी वो इस कंपैरिजन से जैसे आपने बताया कि झुंझला भी जाते हैं, हाँ। तो हाँ। हमें हाँ, हमें देखना है कि जो हम कंपैरिजन बच्चे को दे रहे हैं वो हमें एक पॉजिटिव वे में, एक हेल्दी वे में अगर हम उन्हें कंपैरिजन देते हैं, तो बच्चे ज़रूर उसे एक्सेप्ट करते हैं। हाँ। अदरवाइज़ बच्चे बहुत जल्दी वो इरिटेट हो जाते हैं कि नहीं हमें हम सिर्फ अपने में जैसे हैं, हमें वैसे ही है, हमें अच्छा। किसी के हाँ। साथ आप कंपेयर मत कीजिए। नहीं थी, जबकि वही बच्चे स्कूल में जब आप देखिए आजकल हाउस पैटर्न चल गया है, अलग अलग हाउस के कॉम्पिटिशन्स होते हैं और बच्चे उसमें बहुत डेलिबरेटली पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वो हुँ, कंपैरिजन उनको मंजूर है कि हम जाएंगे स्कूल में, हम अपने हाउस के लिए लड़ेंगे करेंगे, वो अपने हुँ, लेवल पे एक हुँ, फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन देन हाँ, भी कहना चाहिए इंटेंसली, हम लोग बहुत ज्यादा और ये इंटेंशन बना के करते हैं कि तुमको ऐसा करना चाहिए, उसके जैसा बनना चाहिए, शायद ये उनको कहीं ना कहीं निगेटिविटी भी लाता है। हर एक का हाँ, अपना एक्सेप्टेंस होता है उस वजह से, ट्रू, है ना? ट्रू, बिल्कुल ट्रू। सही बात है। चलिए, कोई कोई यहाँ से मैं वो कहती हूँ, जैसे मैंने बात किया बच्चे डल हैं घर में, और खाने पीने में भी नहीं अच्छा, मतलब ठीक से नहीं खा पी रहे हैं, ये भी साइकोलॉजी से रिलेटेड हो जाएगा? बिल्कुल होएगा, बच्चों का हर बिहेवियर एक्चुअली आप ये देखिए कि ह्यूमन बीइंग का हर बिहेवियर ओके। साइकोलॉजी एक्चुअली साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। कोई सा ओके। भी ह्यूमन पैटर्न कि कोई भी हमारे रिएक्शंस हमारे रिस्पॉन्सेस क्यों हो रहे हैं उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई रीजन होता है। ओके। अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो उसका मदर को एक्चुअली बहुत समझना होता है कि वो खाना नहीं खा रहा है तो जरूरी नहीं है कि साइकोलॉजिकल रीजन ही हो सकता है उसका पेट भरा हुआ है वो अभी बाहर आइसक्रीम खाकर आया है हाँ। हाँ। तो हाँ। हाँ। वो भी रीजन हो सकता है लेकिन हमें पहचानना होता है कि ये कोई मेंटल रीजन तो नहीं है बच्चा किसी वजह से परेशान तो नहीं है उसको कोई चीज ट्रिगर तो नहीं कर रही कि वो जिस वजह से खाना नहीं खा रहा है या फिर और बहुत सारी बातें होती हैं कि खाना खाना तो बहुत छोटी सी बात है हाँ। हाँ। और बहुत सारे मैं एक बच्चे में छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरी क्लास 7th की मैं क्लास टीचर थी तब, तो एक बच्ची थी, वो बहुत एक्टिव थी, लेकिन वो फिजिकली, हुँ, मतलब फैट नहीं कह सकते, स्लिम ट्रिम थी, काफी स्लिम ट्रिम हुँ, थी, लेकिन एक्टिव भी थी, क्लास में बहुत रिस्पॉन्स देती थी, सब कुछ करती थी। उसकी मम्मी जब आती थी पेरेंट्स मीटिंग में, वो मेरे को सबके बीच में, वो बच्ची भी साथ आती थी, बाद में उसने मम्मी के साथ आना छोड़ दिया, हमेशा कहती थी अरे मैडम देखिए दूध नहीं पीती, थोड़ा सा इसको डांटा करिए, ये दूध पिया करे। और वो उस बच्ची का ना एक तरह से जोक बन गया, हर कोई कहता था दूध पिया करो भाई, दूध पिया करो। मैंने देखा उस बच्ची का ना, उसको मेरे सामने आने में शर्म आने लगी, वो जितने से हाँ, मतलब अच्छे से मुझसे बात करती थी। मैंने भी एक दो बार हुँ, कहा कि बेटा मम्मा कहती हैं तो दूध पीना चाहिए, अच्छा होता है। वो उसमें, मतलब मेरी क्लास को अटेंड करने में, वो जो हमेशा फर्स्ट या सेकंड रो में बैठती थी, वो जानबूझकर फोर्थ फिफ्थ रो में बैठने लगी। फिर मैंने उसको वो डायलॉग कहना बंद किया कि तुम दूध पिया करो। मैंने कहा जो तुम्हारा मन करे यार, पनीर खाओ, दही खाओ, कुछ भी खाओ, जरूरी नहीं है मम्मा कहती है दूध पियो तो दूध पियो। तो यहाँ पे मैं इस शो के जरिए उन पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगी, प्लीज बहुत फोर्स मत करिए, उसकी लाइकिंग देखिए, हर एक का अपना टेस्ट भी होता है, क्यों?
आप भी माला कहना किसी चाहोगे? टेस्ट भी होता है, हाँ जरूरी नहीं है कि हाँ बच्चा उसकी वजह से कर रहा हो, बिल्कुल, या फिर बच्चे की लाइकिंग अपार्ट फ्रॉम दैट मैं थोड़ा सा ये कहूंगी, प्लीज अपनी कुकिंग को भी चेक करिए, क्या पता आप वो चीज अच्छी ना बना रही बिल्कुल ठीक कहा। एक जी। चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, हाँ बहुत बार ये होता है कि हम बच्चों के लिए कहते हैं कि बच्चा ऐसे कर रहा है, या जैसे आपने बोला कि बच्चा दूध नहीं पी रहा है, या बच्चा सो नहीं रहा है, या हमें उसके डिसिप्लिन हैबिट्स को लेकर प्रॉब्लम है, या उसकी किसी भी बातों को लेकर प्रॉब्लम है। हाँ हाँ हाँ। जो क्योंकि हम यहाँ पर छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, तो उसमें छोटे बच्चों का हमें रिएक्शंस देखकर फिर हमें उनकी बातों को समझना होता है। मुझे ओके। लगता है कि बच्चों की बातों से ज्यादा जो हमें समझाने की जरूरत पड़ती है, वो हाँ पेरेंट्स की काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चे तो एग्जैक्टली। बहुत जल्दी मोल्ड हो जाते हैं। हाँ अगर वो हाँ। बच्ची, जैसे आपने कहा, वो दूध नहीं पी रही है, तो उसके दो रीजन है। वो डिसलाइकिंग है दूध के लिए, हाँ, और दूसरा कि अगर वो नहीं पी रही है, तो हम ऐसे में मदर की या फैमिली की कुछ उनको समझाना, उनकी काउंसलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन द चाइल्ड। बहुत गुड। सारे रीजंस ऐसे होते हैं कि हमें बच्चों के लिए इतना जरूरी नहीं होता। और इसमें बिहेवियरल पैटर्न्स में भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ये कोई ऐसा नहीं होता कि अगर हमें कोई खास हमारा बिहेवियर है कि हमने एक बुखार की गोली खाई और हमारा बुखार उतर गया, कि ऐसे ही हमने कोई हमारी प्रॉब्लम है, उसने दूध नहीं पीती, वो उसकी प्रॉब्लम है, हाँ तो हमने उसको एक चीज बोली और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सॉल्व हो जो गई, बिल्कुल। हमारी हमारी जो बिहेवियर की चीजें होती हैं, ये बहुत टाइम का एक रिजल्ट होती हैं। उसके बच्ची का एक्सपीरियंस होगा 5 महीने, 6 महीने, 2 दिन, एक हफ्ता, जिस वजह से वो दूध नहीं पी रही है। तो हमें उसकी काउंसलिंग, बच्चे की काउंसलिंग की इतनी जरूरत नहीं है जितनी की काउंसलिंग की जरूरत उसके पेरेंट्स की, उसकी फैमिली की है, कि भाई उसे एग्जैक्टली दूध एग्जैक्टली। पिलाओ। तो और कई बार के लिए साइकोलॉजी में, कई बार ऐसा भी होता है कि छोड़ भी दो, प्लीज छोड़ दो, नहीं पीना चाह रही तो हाँ, छोड़ भी दो। मैंने थोड़ा सा देखा है गैप। जबरदस्ती उनको पिलाया जाता है, जबरदस्ती मुंह पकड़ के, डरा के, धमका के, मार मार के दूध हाँ। पिलवाते हैं लोग, कई बार पेरेंट्स ऐसा भी करते हैं। दे डू लाइक दिस नहीं। एक्चुअली। हाँ माला, हाँ। हमारे साथ यहाँ टॉक शो में डॉक्टर विभांशु दुबे जुड़े हैं, जो रीवा मध्य प्रदेश से ही हैं, मेरी सिटी से। ओके। और हाँ। डॉक्टर साहब अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ डेंटिस्ट, ही इज अ वेरी गुड राइटर ऑल्सो। मैंने उनको राइटिंग ओके। प्लेटफॉर्म से ही पकड़ा है और ओके। डॉक्टर साहब ने एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ा है यहाँ पे। डू हाँ यू हाँ, सपोर्ट डेफिनेटली। sending child to hostel or not before 18 years? Do you support कि बच्चे को हॉस्टल भेजा जाए 18 साल से पहले या नहीं? बिल्कुल भेजना चाहिए, मैं ओके। इस फेवर में हूँ। हाँ, क्योंकि मेरी भी बिटिया है अभी, 16 इयर्स, तो मैं इंतजार कर रही हूँ कि मैं जल्दी से उसको हॉस्टल में भेजूं। ओके। रीजन, आजकल के न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, और जॉइंट फैमिलीज में बच्चे बहुत कुछ सीखते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी बच्चों के ऊपर। आज के टाइम में मुझे लगता है कि बच्चे इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, और इंडिपेंडेंट, अगर वो हॉस्टल में जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, एक दूसरे एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो मुझे लगता है वो ज्यादा इंडिपेंडेंट बनते हैं। उनमें हर चीज की सोच समझ, वो एक बहुत अच्छे से निकल के आती है। घर में उनकी हर चीज उनकी केटर होती है, उन्हें किसी चीज की इतनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील नहीं होती है। तो उनकी हर सारी उनकी कहना चाहिए कि उनकी पर्सनैलिटी का हर पहलू, जब वो अकेले रहते हैं, तो वो तब ज्यादा निकल कर आता है बजाय घर में रहने के। तो मैं तो हमें बिल्कुल इस फेवर में हूँ कि हॉस्टल में बच्चे लेकिन को मैं जरूर थोड़ा भेजना सा चाहिए। कॉन्ट्राडिक्ट करती हूँ माला इस बात से, क्योंकि आप जिस बात कर रहे हो जिस एज की, वो है 16 इयर्स, है ना? हम्म 16 ईयर इज अ क्वाइट, मतलब मेच्योर तो नहीं है, लेकिन अच्छी खासी एज है कि बच्चा बाहर हम्म निकल के अपने पीयर्स के बीच में अपने आप को सेटअप कर लेगा। लेकिन कई बिल्कुल। बार बच्चों को थर्ड और फोर्थ क्लास में भेज दिया जाता यस, है ना? दैट इज रॉन्ग। हाँ है ना? दैट इज हाँ मीन्स हाँ। बच्चे को सुबकते सुबकते जब वो फोन करते हैं, और मतलब मैं आपको बताऊंगी, आई एम नॉट गोइंग टू कोट वंस अगेन, आई एम नॉट गोइंग टू कोट द नेम ऑफ द फैमिली एंड द पर्सन, बट मेरे बहुत क्लोज रिलेशन में बच्चा गया, और अब जब वो छुट्टियों में आता है, तो मदर से जब मेरी बात होती है, तो मदर ने एक आध दो बार कहा कि वो अब ना अपने में ही मस्त रहता है, मुझसे उतनी बात नहीं करता।
तो जब मैं बात करती हूँ तो वो कह देता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, आपको फोन पे बता तो दिया था। तो मुझे हाँ। लगा कि वही बच्चा जब मम्मा उसको स्कूल से लेने जाती थी स्कूटी पे, तो एक दो बार हम्म। जब मैं वहां पे थी तो पता है वो रास्ते से उनकी आवाज आने लगती थी, वो पूरे रास्ते मम्मा पता है ये हुआ स्कूल में, ये हुआ, टीचर ने ऐसा कहा। इतना वो चैटर बॉक्स की तरह बात करता आता था कि जब तक हम्म। मम्मा उसको स्कूटी से उतार के अंदर लाती थी वो बोल रहा होता था। यानी हम्म। वो हर हर इंसिडेंट को वहां बता रहा होता, टाइम जो जो भी हुआ था। और अब वो हम्म। मम्मा को कह देता है कि आपसे फोन पे बात हो गई थी ना, और घर आके वो मम्मा से उतनी बात नहीं करता। क्या ये साइकोलॉजिकल चेंज नहीं आया उसमें? ये मदर ने लूज की, एक्चुअली अपनी प्लेस मदर ने खुद लूज करी है। हाँ। हाँ, हाँ। आपको इतनी इतनी टेंडर एज पर बच्चे को अभी बाहर नहीं भेजना चाहिए, जबकि बच्चा थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि एडोलेसेंट एज ऐसी एज होती है कि जबकि बच्चे को मेंटली, फिजिकली, इमोशनल सारी सपोर्ट्स उसको बहुत जरूर चाहिए होती है, उसके कॉन्सेप्ट तब बन रहे होते हैं। ऐसे में अगर आप उसे अकेला छोड़ देंगे तो वो उतना स्ट्रांग नहीं बन पाएगा, या फिर उसने एक बार जो कॉन्सेप्ट एक बार बना लिया, उसने सोच लिया कि ठीक है मुझे मदर की जरूरत अभी कम है, नहीं, मैं सेल्फ मेड हूँ, मैं हूँ, तो मदर से उसका या फैमिली से उसका एक गैप, एक डिस्टेंस जो एक क्रिएट हो गया, वो मुझे नहीं लगता कि वो फिर भर पाएगा। फिर हो भी जाता है, भर भी जाता है, हाँ, लेकिन उसकी कोई लाइफ में ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। एडोलेसेंट बिल्कुल। टाइम में आप अपने बच्चे के जितने ज्यादा करीब होंगे, 12 टू 18-19, इतनी एज में आप जितना अपने बच्चे के क्लोज होंगे, जो भी पीरियड जैसा भी फेस रहेगा, लाइफ लॉन्ग वो वाला पीरियड मोस्टली रिसर्चेस में ये देखने में आया है यस, कि यस। उस टाइम का पर्सनैलिटी का जो भी फेस आपका, किसी की भी में भी जो भी फेस आपका रहा, सपोज अगर आप उस पीरियड में बहुत एक्टिव है, उस पीरियड में आप लिथार्जिक हैं, आपकी कोई पर्टिकुलर हॉबीज हैं, तो वो हमेशा लाइफ लॉन्ग आपकी मेंटेन रहेंगी, जो 12 टू 19 की एज में आप जैसा लाइफ पैटर्न फॉलो करते हैं। तो यही यही वहाँ पे एक्चुअली जो मैंने साइकोलॉजी पढ़ा है, क्योंकि बीएड किया तो मैंने भी साइकोलॉजी पढ़ा। तो मेरे मेरे से जो भी पेरेंट्स राय लेते हैं मैं उनसे यही कहती हूँ एटलीस्ट 12th क्लास तक अगर हो सके तो बच्चे को अपने पास रखिए, क्योंकि वो उस हाँ। एज में वो स्टॉमी एज कहलाती है। एडोलसेंस इज अ स्टॉमी एज, जहाँ पे मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल बहुत सारे चेंजेस एक साथ उसको बेयर करने पड़ते हैं। अगर हम्म। ऐसे में अकेला छूटेगा तो वो बैलेंस तो करना सीख जाएगा, लेकिन वो हाँ। शेयरिंग भूल जाएगा। यस। उसको दूसरे की यस। जरूरत कम पड़ने लगेगी। और फिर वो आगे चल के फिर जब वो अपनी फैमिली बनाएगा, अपने परिवार में होगा, तब भी वो उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा शायद। एक्सेप्शंस आर ठीक। एवरीवेयर, बट शायद वो हम्म। उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसा लगता नहीं होगा। आपको बिल्कुल ठीक लगता है, क्योंकि जिस एज में जिस एज है। में हाँ, हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस एज में वो अकेला था। अकेला था। तो बिल्कुल। हाँ, तो वो फिर उस वो चीज उसकी पर्सनालिटी में इतनी ज्यादा इनकलकेट हो जाती है कि वो उससे फिर मुझे नहीं लगता कि वो कभी उसको कवर अप कर पाता है लाइफ में। वो उसकी बिल्कुल, पर्सनालिटी बिल्कुल। का एक एक पार्ट बन जाता है, एक उस तरह से हाँ, वो डेवलप कर जाती है उसकी पर्सनालिटी। सही बात है। माला आजकल हर स्कूल्स में स्पेशली सीबीएसई स्कूल एम्फसाइज कर रहे हैं। वो लोग आजकल स्पेशल एजुकेटर या फिर स्पेशल काउंसलर मांगते हैं, काउंसलर के साथ साथ स्पेशल काउंसलर। आपने भी उस हम्म। टर्म के बारे में सुना होगा, और मैं चूंकि स्कूल में हूँ मैंने भी सुना। उसमें स्पेशल काउंसलर वो लोगों के लिए होते हैं जो बिल्कुल बिगड़ैल बच्चे होते हैं, जो कहा जाता है हम्म। कि ये बाहर निकल गए कंट्रोल से। हम्म। क्या हम्म। क्या सिम्टम्स होते हैं या कोई ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिससे पेरेंट्स इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर सकें कि मेरा बच्चा जो है थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन चाह रहा है? देखिए, स्पेशल काउंसलर और स्पेशल एजुकेटर दोनों ही काफी स्कूल्स में ये दोनों ही रखते हैं। हालांकि लोग थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं एजुकेटर एंड काउंसलर को लेकर, लेकिन जी, दोनों का ही जी। रोल बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम्म, स्पेशल एजुकेटर होते हैं स्पेशल बच्चों के लिए। हम्म। स्कूल्स में आजकल एक सेक्शन होता है स्पेशल बच्चों के लिए, तो स्पेशल एजुकेटर उन्हीं बच्चों को डील करता है। स्पेशल स्पेशल यहाँ पे स्पेशल किस टर्म में हम कह रहे हैं? फिजिकली जो थोड़ा सा हैंडीकैप्ड होते हैं, या हाँ। फिजिक मेंटली हैंडीकैप्ड होते हैं, हाँ। या हम उनको फिजिक मेंटली चैलेंज्ड भी कहा जाता है जिनको, यस। यस। हाँ। है ना? हाँ। फिजिकली और मेंटली जो थोड़ा सा चैलेंज्ड बच्चे होते हैं,
और या फिर उनमें थोड़ी सी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, वो जी जी। उनका आईक्यू लेवल में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आईक्यू लेवल ठीक होता है, लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटीज उनमें थोड़ी सी होती हैं, या फिर ओके। उनमें थोड़ा सा डिसिप्लिन डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें एंजाइटी बहुत जल्दी होती है, अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे ओके। में या फिर फिजिकली हैंडिकैप्ड होते हैं, अपनी बातें वो ठीक से फिजिकली हैंडिकैप्ड एक्सप्रेस। हैं तो हाँ एक्सप्रेस नहीं मेंटली हम बच्चों की बात कर रहे हैं, ओके तो ओके अपने ओके। इमोशंस अगर वो ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उनको बहुत हाँ हाँ। प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे में फिर हमें स्पेशल एजुकेटर्स काम आते हैं। ओके। और जो ये काउंसलर्स होते हैं, स्पेशल काउंसलर्स जो आप बात कर जी रही हैं, जी। काउंसलर्स बिहेवियरल पैटर्न में जब हमारे फॉल्ट्स होते हैं, काउंसलर्स हमेशा हमें तब काउंसलिंग देते हैं कि हम इस बिहेवियर पैटर्न को हम कैसे ठीक कर पाएं, कि जो बच्चा स्कूल में आकर अच्छे से वो एजुकेशन ले सके। काउंसलिंग एक नॉर्मल काउंसलिंग हो जाती है कि भाई बच्चा हमारा किसी भी तरह का पैटर्न है, उसका बिहेवियर पैटर्न है, तो नॉर्मल काउंसलिंग से काम हो जाता है, जो कि आप हाँ 15 हाँ। दिन में एक बार ले, या महीने में एक बार काउंसलर आया स्कूल में और आपने एक बच्चों का बैच बनाकर भेज दिया। लेकिन जब अगर हमारी प्रॉब्लम काफी एग्जैगरेट हो जाती बड़े है। लेवल पर होती है, हाँ बच्चे हाँ। को हमें पेरेंट्स कहते हैं कि ये तो हमारे बिल्कुल हाथ में नहीं रहा, या टीचर्स भी हम्म। कहते हैं कि हमें क्लास में बिल्कुल समझ में नहीं आता कि हम इसको कैसे हैंडल करें। हाँ ऐसे हाँ। में फिर वो स्पेशल काउंसलर्स उनको डील करते हैं, उनके लिए अलग से थेरेपीज होती हैं कि कौन सी थेरेपी हम बच्चे पे यूज करें कि जिससे बच्चा पढ़ाई में भी ध्यान दे, बिहेवियर पैटर्न भी उसका ठीक हो, इमोशनली वो अगर वीक है, क्यों वो इस तरह का बिहेवियर कर रहा है कि जिससे कि सबको चैलेंज की तरह वो फील हो रहा है। तो काउंसलर और एजुकेटर्स दोनों की ही इसीलिए ज्यादा डिमांड हो गई है स्कूल में। ओके। ये आजकल केसेस भी बहुत बढ़ने लगे हैं, नॉर्मल काउंसलर या एजुकेटर के कंट्रोल में आजकल केसेस नहीं आ रहे हैं, इसीलिए स्पेशल हम्म। ओके। बहुत माला, हमारे साथ यहाँ पर टॉक शो में डॉक्टर कुमार मलय भी जुड़े हैं। आप केंद्रीय विद्यालय स्कूल के प्रिंसिपल हैं एमपी में ही। और सर ने ओके। यहाँ पे टर्म लिखा है कि जो स्पेशल बच्चे जिनको हम कह रहे हैं उनको गिफ्टेड चाइल्ड कहा जाता है, और जिनको हम चैलेंज कह रहे हैं वो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन कहलाते हैं। तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। मैं एक्चुअली कोशिश हाँ। कर रही थी कि ऐसी लैंग्वेज में बातचीत हो कि जो लोग इस टर्मिनोलॉजी को नहीं समझ रहे हैं वो यस। इन टर्म्स को हमारी उस लैंग्वेज के थ्रू समझ पाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर मलय सर। और माला, तुमको बता दें कि वो इतने अच्छे राइटर हैं, इतने अच्छे राइटर हैं, पोएट्री बहुत गजब की लिखते हैं इन बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। हम्म। और मैं उनको वहीं से जानती हूँ। उसके अलावा वैसे वो जिस प्रोफेशन से है इस बारे में मेरी उनसे बात भी हुई है। थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर। तो माला, ये बताइए, जैसे हमने ये बार बार हम लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा होता है, बच्चों को ऐसे काउंसलिंग करना चाहिए। डोंट यू थिंक कि अगर कोई दीवार में हम कहते हैं पानी रिस रहा है, सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पर, और हम बार हम्म। बार उसके ऊपर प्लास्टर कर रहे हैं दीवार के ऊपर, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि पानी आ कहाँ से रहा है, ताकि हम्म। हम उस मेन सोर्स को बंद कर सके। तो क्या ऐसा बिल्कुल ऐसा बच्चों के साथ नहीं है कि उनकी काउंसलिंग से पहले हमें पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि हम भी हाँ। जाके मिले? क्या हमारे वजह से तो कोई माहौल ऐसा नहीं बना हुआ कि जिसकी वजह से मेरा बच्चा सफर कर रहा हो और उसके ऊपर चाइल्ड साइकोलॉजिकली असर आ रहा हो? हाँ, जो ये बच्चों के लिए जो भी काउंसलिंग होती है, उसमें बच्चों जी। से ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत एक्चुअली पेरेंट्स को होती है। क्योंकि वो फ़ोर्सफुल जो इफ़ेक्ट है, वो पीछे से पेरेंट्स का ही है, जिस वज़ह से बच्चा ऐसा बिहेव कर रहा है। तो सही बच्चों बात। की काउंसलिंग मुझे लगता है इतनी इम्पोर्टेंट, एक बार आपको पता चल गया है, वो तो उनके रिएक्शंस हैं, लेकिन जो रीज़न है, वो तो जी। उसके बैकग्राउंड में, उसकी फैमिली में ही छिपे हुए होते हैं। बिल्कुल काउंसलिंग बिल्कुल। पेरेंट्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, पेरेंट्स की जी। काउंसलिंग की कंपैरेटिव हाँ, टू किड्स। क्योंकि मैंने देखा, देखो, एक जो जनरल मीन्स कॉन्सेप्ट है पेरेंट्स बनने के बाद, हर पेरेंट को ये लगता है आई एम द आइडियल वन। हम पेरेंट्स जो है हम्म। हम बिल्कुल आइडियल हैं। मेरी जैसी अपब्रिंगिंग तो कभी किसी ने अपने बच्चे को दी नहीं होगी। मैं जैसा भी उसको, और वो कहीं ना कहीं मेरे मेरे बेटे के शब्दों में, पेरेंट्स अपने आप को ना एक अथॉरिटी मानते हैं हमेशा, कि मैं तुमको दुनिया में लाया हूं तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करना पड़ेगा। लेकिन
आपने पेरेंट्स होने की कहीं ट्रेनिंग तो ली नहीं होती है। भाई आप पेरेंट्स बन गए, इत्तेफाकन बन गए, नेचुरली बन गए, बायोलॉजिकली बन गए। आपने कोई स्कूल ज्वाइन नहीं किया, लेकिन आपने पेरेंटिंग देखी है, और जो आपने ग्रेस्प किया है वही आप आगे दे रहे हो सकता है कहीं कोई फॉल्ट्स हो जो समय के हिसाब से हो, जो एनवायरनमेंट के हिसाब से हो, जो पर्टिकुलर बच्चे की इंडिविजुअल डिमांड्स के हिसाब से हो। तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को ये मान के चलना चाहिए कि टाइम टू टाइम उन्हें भी अपने आप को साइकोलॉजिकल लेवल पे चेक करते रहना चाहिए। दे शुड नॉट बी अथॉरिटेटिव ऑल द टाइम। बट आपने ठीक कहा रंजना कि बच्चों पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारी बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग है और हम बहुत आइडियल पेरेंट्स हैं। इसके साथ ही साथ एक बात और भी है, वो अपने को जितना आइडियल पेरेंट्स मानते हैं, वो ये भी मानते हैं कि जो हमारा बच्चा है ये भी बिल्कुल आइडियल बच्चा होना चाहिए। तो ऐसे में उनकी बच्चे से एक्सपेक्टेशन बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उनको लगता है कि अगर हमारे बच्चे ने वो सोसाइटी में खड़े होकर अगर वो जोर से बोला तो ये उनको अपनी नाक नीची लगती है, कि उनको लगेगा कि हमने कुछ सिखाया नहीं, इसके पेरेंट्स कैसे हैं। बच्चे पे इन सब बातों का बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि हमारा बच्चा आइडियल होना चाहिए। तो ऐसे में अगर वो बच्चे को कुछ कहते हैं कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो, तो मुझे लगता है बच्चे की गलती नहीं है, ये पेरेंट्स का ही उनके ऊपर प्रेशर है। क्यों, अगर बच्चे ने चिल्ला दिया तो इसमें आपकी कोई आपकी ईगो नहीं हर्ट हो गई कि माला, मैं आपने आपको अच्छी उसको पेरेंटिंग नहीं दी। एक और इंसिडेंस बताती है। एक फैमिली में हम लोग गए थे, 16 साल के बच्चे को बाइक लेके दी हुई थी, अच्छी खासी महंगी बाइक थी, और वो बच्चे ने बहुत रैश ड्राइविंग करी। कहीं से उसमें गाड़ी में भी स्क्रैच आ गए और उसके घुटना भी छिल गया। ठीक है। अब पेरेंट मम्मी ने चूंकि बहुत पापा के ऊपर वो कहा कि आपने दिलवाई है, डांटिए इसको, डांटिए इसको। अब डांटने का तरीका देखो, हम तुमको दिलवा दिए हैं बाइक, तो तुम ज्यादा अपने आप को ये मत समझना, तुम्हारे समय में हम तुम्हारी उम्र में साइकिल चलाया करते थे। अब वो बच्चा जिसको आपने छोटी एज में बाइक दी हुई है, इसका मतलब आपने उसको बहुत लाड़ प्यार से पाला हुआ है, उसकी जेब से मोबाइल भी बड़ा महंगा निकला। तो बच्चे का क्या जवाब था कि पापा, आप लोग तो कितने 7 भाई बहन थे, तो आपके पापा तो साइकिल ही लेके दे सकते थे। अब क्या हुआ, हमारे सामने तो उनकी बिल्कुल मुंह बिल्कुल बच्चा मतलब छोटा रह गया कि मेरे बच्चे ने ऐसा जवाब दिया। लेकिन यहाँ पे बच्चे का लॉजिक मुझे बिल्कुल गलत नहीं लगा। भाई आज के समय में बच्चे 1 या 2 होते हैं, पेरेंट्स उनकी भरपूर ख्वाहिशें पूरी करते हैं, और लेकिन कंपैरिजन अपने टाइम से करते हैं। हम ऐसा करते थे, हम ऐसा करते थे, और तुम भी वैसा ही करो। जबकि आप अपने पेरेंट्स से बहुत अलग बिहेवियर रखते हैं। आपने अपने बच्चों को अपनी दिक्कतों में नहीं पाला, आपने उनको मारा पीटा भी नहीं, आप अलग तरह से ट्रीट कर रहे हैं। तो बच्चे से वही चाहते हैं जैसे आप थे, लेकिन आप बतौर पेरेंट्स दूसरे हो गए। ये थोड़ा सा मतलब चीजें एक दूसरे को क्लैश करती हैं। हाँ, इसमें मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं अपने टाइम में, मैं आज के टाइम में देखती हूँ कि बच्चों की इतनी कोई मुझे फॉल्ट नजर नहीं आती। जो काउंसलिंग है, हम पेरेंट्स की आजकल ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत है, क्योंकि बच्चे तो अपने टाइम से के हिसाब से अपनी मेंटल वो जो उनकी मैच्योरिटी है वो उस लेवल से वो करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो पेरेंटिंग है, हम शायद पेरेंटिंग अच्छी नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। हमारी पेरेंटिंग में फॉल्ट है, बच्चों में फॉल्ट नहीं है। बहुत केसेस में मैंने ये देखा कि काउंसलिंग की जरूरत पेरेंट्स को बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ज्यादा है, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसीलिए पता है मैंने बहुत सारी पोएट्रीज भी इस पे लिखी हैं, और अपना मैं एक यूट्यूब चैनल में जो वीडियोस अपलोड करती हूँ उसमें भी मैंने पेरेंटिंग को लेके काफी कुछ कहा है, जो मेरे को समझ में आया इतने साल के कैरियर में। और एक शेर जो मुझे हमेशा बच्चों के फेवर में बहुत अच्छा लगता है, वो एक शेर पढ़ा जाता है, वो मेरा नहीं है, लेकिन कहा जाता है, नन्हे नन्हे इन हाथों को चांद सितारे छूने दो, नन्हे नन्हे इन हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। तो जब तक वो इनोसेंट है, और हम ही लोग हैं जो उनको ज्यादा मेच्योर बनाने के चक्कर में रहते हैं, जल्दी मेच्योर बनाना चाहते हैं। और ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, जैसा कि अभी जैदी सर ने लिखा है, एक्सपेक्टेशन मोस्टली लीड टू फ्रस्ट्रेशंस। एग्जैक्टली, वो एक्सपेक्टेशन होती है जो बच्चे और माँ बाप दोनों में फ्रस्ट्रेशन लाते हैं। हम किसी को भी फ्री नहीं छोड़ते।
और हम्म। चलते चलते माला, चूंकि समय का एक हमने लिमिट बनाई हुई है, वरना तो बहुत ये सारी बातें अपन कर सकते हैं। डिप्रेशन किसे कहेंगे, जो बच्चों में भी कहते हैं आजकल होता है, कोई सिम्टम्स आप बता सकते हो जिससे लगे कि बच्चा डिप्रेस होगा? बच्चों में डिप्रेशन आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है, काफ़ी हम्म, कॉमन मैं देखती हूँ। छोटे-छोटे से बच्चे होते हैं और वो बिल्कुल रिज़र्व, कमरा बंद करके बैठे हुए हैं। कुछ भी पेरेंट्स कह रहे हैं तो कोई ओबीडियंसी उनमें बिल्कुल फ़ील नहीं होती है। तो बहुत उसमें लगता है कि इतनी कम एज में जब बच्चे को बहुत बहुत बच्चा खिला हुआ होता है, उस टाइम क्यों जी, बच्चे को किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम कहते हैं कि क्या डिप्रेस मोड में तुम बैठे हुए हो। हाँ, ऐसे में अब हमें ये पता चल गया कि अगर बच्चा डिप्रेस है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बहुत सारे हाँ, रीजन हैं और प्रेजेंट सिनेरियो में हम देखें कोविड की वजह से भी बच्चे हम बहुत बहुत अफेक्ट हुए हैं क्योंकि वो बाहर खेलने नहीं जा रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटीज उनकी बंद है, थोड़ा-सा यहाँ कमरे में घर इंटरप्ट में करूँगी बंद है। माला, थोड़ा-सा इंटरप्ट करूँगी। कई बार ये भी होता है, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, बच्चा दिन भर कहीं हाँ, क्रेच में भी रहता है, हाँ, छोटे-छोटे बच्चे क्रेच में बिल्कुल। रहते हैं, फिर स्कूल से हम्म, आते हैं, थक के आ रहे आते हैं, तो पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है उनको अटेंड करने के लिए, बिल्कुल। न्यूक्लियर फैमिली हो या हाँ, कुछ भी, इसलिए। बहुत बहुत। हाँ, तो ऐसे में जी, अगर बच्चा डिप्रेस है, आपको ये पता चल गया है, तो हमें लगता है कि उसको उसके डिप्रेशन मोड से हम कैसे बाहर निकालें। जी, उसके लिए सबसे सबसे अच्छा है बच्चे को कि हमें उसको अगर हम उसको नेचर के साथ जोड़ें, तो बच्चा ओके, को डिप्रेशन मोड से बाहर निकलने में बहुत हेल्प मिलती है। सपोज आपके घर में लॉन है, आप उससे पौधों में पानी डलवाइए, गमले हैं, आप गमलों में पानी डलवाइए उससे। जब वो ओके, ओके, नेचर के साथ जब वो एसोसिएट होता है तो बहुत हेल्प मिलती है। अगर आपके घर में पेट्स हैं, आप पेट केयर दीजिए उसको कि वेरी गुड। एक टाइम का फूड आप डालेंगे इसको। हाँ, हुँ? हाँ, और हाँ, हाँ, तो बच्चा कहीं न कहीं अपने जब जितना वो नेचर के साथ जितना कनेक्टेड होगा, उसको हाँ, अपने डिप्रेशन मोड से बाहर निकलने में उतनी ही हेल्प मिलेगी। या फिर आप उसको अगर घर में है, तो आप उसको पंचिंग बैग लाकर दीजिए। पंचिंग बैग से क्या होता है कि बच्चे की फ्रस्ट्रेशन जो वो एग्ज़ैक्टली, नहीं एक्सप्रेस कर पा हाँ, रहा, हाँ, तो वो हाँ, पंचिंग बैग से बहुत उसको हेल्प मिलती है। आप उसको वेरी स्किपिंग नाइस, रोप लाकर दीजिए। फिजिकल एक्टिविटी हाँ, उसका हाँ, जितना हो ना फिजिकल एक्टिविटी उसको कराइए। उसको हाँ, आपने अगर ये स्किपिंग कराई, बास्केटबॉल जो छोटी-छोटी बास्केट आती है, हाँ, आपका आजकल आने आपका लगी हैं। घर हाँ, छोटा है, इंडोर हाँ, इंडोर ही खेल सकते हैं हम अपन उसको। यस, हाँ, हाँ, उसमें आप डालिए अगर तो बच्चे को थोड़ा हेल्प तो मिलती माला है अपने जैसे मान डिप्रेशन मोड लीजिए, से। सपोज़ अगर हम बात करें, लकीली हम लोग ऐसे शहरों में हैं कि हमारे पास थोड़े खुले और बड़े घर भी हैं। लेकिन जा हुँ, जब भी मैंने जैसे मुंबई का विज़िट किया है, तो बहुत ही कॉम्पैक्ट हाउसेज़ हैं और मीन्स आउटसाइड एक्सपोज़र बहुत कम है, बालकनीज़ हैं छोटी-छोटी। तो अगर कोई हुँ, छोटे घर हुँ, में रहता है, तो जैसे आपने सजेस्ट किया कि हम उनको नेचर से या किसी चीज़ से जोड़ें, तो अगर हम उनको मान हुँ, लो छोटे बच्चे को ये रियलाइज़ कराते हुए, बेटू ये काम तुम करना या मम्मा को थोड़ा-सा हेल्प कर दो, मम्मा थकी हुई यस, है, ये ऐसे कर दो, तो ही और शी विल फील रिस्पॉन्सिबल कि मम्मा को मेरी यस, मदद की यस, जरूरत है, आई एम गोइंग टू हाँ, हेल्प। तो ये भी यस, बच्चे को गिव एक देम रेजोनेट हाँ, करता है कि मम्मा आने वाली है, मेरी मेरी हाँ, जरूरत पड़ने वाली है। यस, तो आई एम शायद इस सो तरह से इम्पोर्टेंट। इन्वॉल्वमेंट, हाँ हाँ, हाँ, वो भी उनको हेल्प करेगा। या फिर जैसे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, तो दादी को दवाई दे देना बेटा, या फिर पानी ला के जी दे हाँ, दो, ऐसा कर दो। बिल्कुल, तो हाँ। दे फील कनेक्टेड एंड इन्वॉल्व। कनेक्टेड एंड उनको अच्छा फील होता है। आप उनको सबसे और इस पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पॉइंट होता है कि आप उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उन्हें प्रेज़ कर सकते हैं। छोटे-छोटे तारीफें कर, रीज़न्स पर आप उन्हें प्रेज़ करिए। हाँ, छोटी-छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए कि घर की अगर लाइट्स जितनी भी कोई आप फालतू लाइट जला देख रहे हैं, तो वो बंद करना हाँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो और अगर वो थोड़ा-सा भी काम करते हैं, आप उनको 5 टाइम आप प्रेज़ करें, तो वो ज़रूर डिप्रेशन मोड से बाहर निकल कर आएँगे। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, बहुत हुँ। बहुत 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 इफेक्टिव ये वो होता है ना? तो मैं क्या सोच रही थी, कुछ एक जरूरी बात बोलने वाली थी। ये मुझे भी लगता है मुझे ज्यादा क्रॉसवर्ड सॉल्व करना चाहिए, वैसे तो मैं करती हूँ, लेकिन जब बहुत सारी बातें होती है ना, तो उसमें से शॉर्ट लिस्ट करने में यस, थोड़ी दिक्कत आने लगती है। तो चलिए ये अच्छा यहाँ क्योंकि यही, जी, बोलो बोलो। मैं ये बोल रही हूँ कि अब क्योंकि टाइम हो रहा है तो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने सोचे थे कि जो कि मैं डिस्कस करती लेकिन कुछ ऐसा बातों का ऐसा बैठा कि वो हो नहीं पाए तो मैं नहीं, ऐसा 2-3 करेंगे, बातें मैं आपसे कहना ऐसा है चाहूँगी। जरूर। ये 5 मिनट मैं आपको दे रही हूँ, आपको जो बोलना है ये आपके, मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है। माला, दिस टाइम इज योर्स नाउ, ओके टाइम स्टार्ट्स नाउ। यू प्लीज ओके कंटिन्यू।
देखिए, छोटे बच्चों को जब भी आप हैंडल करते हैं तो हमें ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि उनसे हम नो या डोंट जैसे वर्ड्स का यूज हमें कम से कम करें। Okay. बच्चा है, अगर वो टीवी देख रहा है और आप नहीं चाहते कि वो टीवी देखे या पर्टिकुलर चैनल देखे, तो बजाय ये कहने की कि भाई स्विच ऑफ द टीवी या फिर टीवी नहीं देखना या कुछ कुछ भी आप उन्हें अगर मना करना चाहते हैं तो कभी भी नो या डोंट ना बोल के आप उन्हें ऑप्शन दीजिए। गिव देम अनदर ऑप्शन, कि जिससे कि Okay. बच्चा जो कर रहा है वो दूसरा चेंज कर ले, लेकिन नो या डोंट मत बोलिए कभी भी। इस बात का ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान रखें। या सेकेंडली, अगर हिंदी में बच्चा, जैसे कहते थे, नहीं नहीं करो, मत करो। हाँ अगर अपन हाँ हिंदी भाषी क्षेत्र की बिल्कुल, बात करें तो हम्म, यूजुअली पेरेंट्स कहते हैं नहीं या मत करो, है ना? हाँ, जी ये कहने की बजाय अगर हम उसको ऑप्शन दें कि तुम ऐसा जी। कर लो, तो जिससे कि हम्म। बच्चा दूसरे ऑप्शन पे स्विच कर जाए, लेकिन हम हाँ। नो ना बोले उसको। ओके एक ओके। बच्चे, एक बार बात बहुत होती है कि बच्चे ने कुछ किया और हम्म हम चाहते हैं कि बच्चे का सेल्फ एस्टीम लेवल हम लो ना करें, और हम्म बच्चे को हमें लेकिन गाइड भी करना है, उसको शेप भी देनी है, तो हमें हम्म। समझ में नहीं आता कि हम कैसे अपना सेंटेंस फ्रेम करें ऐसे में। उसके हाँ लिए हाँ हाँ। बिल्कुल एक मंत्रा है। आप बच्चे जी। को बोलिए, यू आर राइट बट योर एक्टिविटी इज रॉन्ग। वाह, वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बच्चे अच्छा। बच्चे पे ये जादू का असर करता है ये हाँ सेंटेंस, हाँ हाँ क्योंकि हाँ। बच्चे का इसमें कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ और वो रॉन्ग भी प्रूव नहीं हुआ, गलती भी मान गया, लेकिन गलती भी मान हाँ, जाएगा। और बात भी मान जाएगा। सो हाँ यू हाँ आर हाँ। राइट बट योर एक्टिविटी इज रॉन्ग। इट इज ये रॉन्ग। हाँ। ये बहुत बड़ा मंत्र है बच्चों के लिए। बहुत रियली, ये मैं ही सुन के ही मेरे को लग रहा है कि ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देने वाला है और बिल्कुल हमारा पर्पस बिल्कुल, भी सॉल्व करने वाला है और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देने वाला है। हमने ट्रू एक ट्रू तीर से ट्रू। दो शिकार कर दिए हैं। ट्रू ट्रू। एग्जैक्टली। और हाँ। एक एक लास्ट में एक चीज और कहूंगी जी। कि बच्चे जो होते हैं दे आर ऑलवेज इन पार्टी मूड, ऑलवेज श्योर। इन पार्टी मूड। हाँ, हाँ सो वी शुड ट्राई नॉट टू स्पॉइल देयर मूड, बी पॉजिटिव, एग्जैक्टली। एवरी टाइम बी पॉजिटिव विद देम। वो सही बात। उनको बहुत हेल्प करता है कि अब वो किसी भी, उनको लगता है मम्मा आप हमेशा डांटती रहते हो या आप ऐसा हाँ क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों बोल रहे हो, हमें उनको इंस्ट्रक्शंस पसंद नहीं आते, तो हमें उनकी जगह पर रखकर खुद को देखना है कि बिल्कुल। हम कैसे। तो आप एक चीज मैंने बहुत नोटिस की कि हम जैसे बच्चे को कुछ भी कहते हैं, अगर हमें बच्चे की कोई भी चीज हमें अगर ठीक करनी है, आप हमेशा उसके लेवल पर पहुंचकर अपने अपने को रखिए उसके लेवल पर, और फिर बिल्कुल। उसके हिसाब से सोचिए, तो आपको पता सोचिए। चलेगा वो क्या सोच रहा है, और फिर आप अपने रिएक्शंस दीजिए, बच्चे को गाइडलाइन दीजिए, बच्चा जरूर मानेगा आपकी वो बात। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही बातें बताई माला आपने। यहाँ पे पता है, मैं एक थैंक चीज यू। और मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगी। आपने जो बताया वो मदर्स के लिए था। मैंने एक जगह पे पढ़ा था एक लाइन, उसमें टीचर्स के लिए मैं बोलूंगी, दोज हु आर इन टीचिंग जॉब एंड डीलिंग विद द किड्स। उसमें लिखा हुआ था, जो टीचर क्लास में बैठा हुआ होता है उसके बच्चे लेटे हुए होते हैं। लेटे का मतलब जमीन पे नहीं होता। आप देखिएगा वो क्लास इतनी डल होती है कि बच्चे बेंच पे सर झुकाए लेटे होते हैं, मतलब बिल्कुल ही डल पड़े हुए होते हैं। जब टीचर बैठा होता है तो बच्चे लेटे होते हैं, जब टीचर खड़ा होता है तो बच्चे बैठे होते हैं। यानी टीचर जब खड़ा होकर पढ़ा रहा होगा, हर एक पे उसकी नजर होती है क्लास में, तो हर बच्चा बैठ तो जाएगा, कम से कम लेट नहीं सकता। और जब टीचर चल रहा होगा तब बच्चे खड़े हाँ, होंगे, यानी कि वो भी एक्टिव हो जाएंगे कि टीचर खड़ा हो रहा है, पता नहीं हमें कब कौन सा कमांड मिलने वाला है। और जब टीचर हाँ, दौड़ रहा हाँ, होगा तब बच्चे चल रहे होंगे। चल यानी रहे होते आपके हैं। लिए हाँ जरूरी है कि आप हाँ, बतौर टीचर अपने आप को एक्टिव रखें, इतना अलर्ट रखें हम्म, कि आपकी क्लास डल ना हो। एंड बतौर पेरेंट्स आपका काम है कि आप अपने आप को इस लेवल पे रखें कि बच्चा आपकी कंपनी इंजॉय करे। कई बार वो अपने पेरेंट्स के साथ ही बैठना उठना पसंद नहीं करते, अरे हो गया वो तो कुछ कहते ही नहीं है, डांट ही हाँ, देते हैं, उनसे बात करना बेकार है, थके ही रहते हैं। सो अगर आप बच्चे को दुनिया में लाए हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको पूरे पूरे जोश के साथ निभाइए। बच्चे हो बिल्कुल। जाना एक नैसर्गिक क्रिया है, लेकिन उनको दुनिया में लाने वाले आप हैं, तो जरूरी है कि आप अपनी जिम्मेदारी को पूरी वो ईमानदारी से अच्छे निभाएं। से,
बिल्कुल, आपने सही कहा और मुझे लगता है कि आपने भी बहुत अच्छे से मनोविज्ञान पढ़ा है कोशिश कोशिश और रही है हाँ, कि जो भी मेरे और पास हो वो थोड़ा-सा सही हो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत पढ़ा भी है और उसको अपनी लाइफ में आपने उतारा भी है। हाँ, कोशिश की। माला बहुत 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 अच्छा लगा और आज का टॉक शो वाकई में इतना इंटरेस्टिंग था, टॉपिक इतना बढ़िया था और ऊपर से हमारी स्पीकर इतनी जानदार और जोरदार थी कि हम लोग 10 मिनट आगे थैंक निकल यू। गए हैं। और अगर अगर किसी को लगता है मेरे पास कॉल आती है या किसी का वो होता है इनिशिएटिव को लेना चाहता है तो हम एक बार फिर सेशन कर सकते हैं, पार्ट 2 भी कर सकते हैं। डेफिनेटली, और इसके डेफिनेटली। लिए मैं आज ही माला से रिक्वेस्ट करूंगी कि फिर वो किसी दिन समय निकाले, हम और बातें करेंगे। बिल और तब तक के बिल्कुल। लिए बहुत सारे थैंक यू के साथ बहुत सारा थैंक यू थैंक यू। सब लोगों को जो लोग जुड़े और माला को भी बहुत सारा इस समय के लिए। माय प्लेजर, माय प्लेजर। ओके, थैंक यू रंजना। बाय थैंक यू सो बाय। मच। ओके, बाय, बाय।